हेलो क्लास, वेलकम बैक। अब हम लोग अपना थियरी का थोड़ा सा और सेक्शन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ये चैप्टर हमारी बुक का पहला चैप्टर है, तो हम लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया है ये हमें आज समर्थ बताएगा। अब वो भी थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में। समर्थ, क्या क्या करा दिया हमने? जर्नल, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, और लेजर, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेल नहीं, ट्रेल तो एक बनाई हुई चीज़ है, हाँ या ना। और सब्सिडरी बुक, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। जीएसटी, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। और कैश बुक, जो कि चैप्टर नंबर वो भी 11 ही है, ये 12 है। ठीक है, और ये वाला 13 है। तो ये सारे चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अच्छा, इन सब के अंदर हमने पता है क्या सीखा था? सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस सीखा है हमने। अब जब आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख गए हैं तो अब आपके लिए थियोरी को पढ़ना आसान रहेगा, बिल्कुल कनेक्टिंग रहेगा। पर कसम है तुम सब लोगों को साथ में जुड़ के रहना। थियरी तभी इंटरेस्टिंग लगती है, वरना थियरी थोड़ी देर बाद आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। ठीक है ना? चलो ज़रा, किसी का मुंह खुलता हुआ नज़र आया ना अगर मुझे? लो जी, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, पहले ज़रा टॉपिक देख लो। पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग साइकिल का हो या अकाउंटिंग प्रोसेस का हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ब्रांचेस, टाइप्स या फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 1 के अंदर आते हैं। ठीक है ना? शुरू करें? अच्छा, शुरू हम करेंगे, अभी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, तुम में से साइकिल किस किस को चलानी आती है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे बच्चे। किस किस को चलानी नहीं आती है? आदित्य को चलानी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदित्य कह रहा है मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। आदित्य, कोई बात नहीं, तुम्हें चलानी नहीं आती। क्या तुम किसी को बता सकते हो साइकिल चलाते कैसे? क्यों? आती नहीं है इसलिए बता भी नहीं पाएगा। आदित्य, अगर तुम घर जाके गूगल चेक करो और गूगल पे लिखो कि साइकिल कैसे चलाते हैं, तो क्या कोई वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी? तुम्हें क्या लग रहा है? आएगी। तो उसको पढ़ के सीख जाओगे क्या? क्यों? पता तो चल जाएगा तरीका। तो चलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ या ना? अब बेसिकली, अच्छा, जिन लोगों को साइकिल चलानी आती है, अभी हितेश ने भी हाथ उठाया था, तो हितेश तुम बता सकते हो साइकिल कैसे चलाते हैं दोस्त? साइकिल पे बैठो, बैलेंस मेंटेन करना है, हाँ पेडलिंग करनी है, हैंडल को थोड़ा सा संभालना होगा, हाँ या ना? और चलते हुए किसी में टक्कर नहीं मारनी है, ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा बेसिक, हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लगानी है जब ज़रूरत पड़े, आज से थोड़ी दौड़ाते जा रहे हैं, है कि नहीं? सुनो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, हितेश को क्योंकि साइकिल चलानी आती है तो वो सबको बता भी पा रहा है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, क्योंकि उसने काम को प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो उसके लिए थियरी मुश्किल थोड़ी है, नहीं समझे मेरी बात को? तो वैसे ही हम लोग जो इसके अंदर सारा पढ़ने वाले हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, तकरीबन 90% हिस्सा आपको पहले से पता है। जब पढ़ेंगे आप लोग खुद कहोगे कि हाँ ये हमें पता था। ठीक है ना? तो 90% पार्ट आप लोग जानते हैं, हमें खाली 10% पार्ट को कनेक्ट करने का काम है हमारा। चलिए ज़रा, और हम लोग कोशिश करेंगे आज अपना चैप्टर इतना निपटा लेंगे। ये तो कहाँ चला गया? पॉइंट नंबर जी तक निपटा लेंगे। चलिए, पहला पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन का हो, मीनिंग का हो या डेफिनेशन का हो, एक ही बात होती है। सुनना ज़रा। अच्छा
अच्छा एक बात बताओ, जब हम में से किसी के घर पे गेस्ट आते हैं तो जनरली लड़कों को कहाँ भेजा जाता है? दुकान पे भेज दिया जाता है। क्यों? थोड़े से पैसे थमा देते हैं, जा क्या लिया? नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें, हाँ या ना? अच्छा जनरली पैसे कितने मिलते हैं तुम्हारे हिसाब से? गिन के मिलते हैं। हाँ वो तो बात ठीक है, गिन के ही देंगे, वरना तुम खुद उड़ा जाओगे। कितने देते हैं जनरली? 200, 250, 300 रुपये। अरे हो जाता है यार इतने में काम। बाकी डिपेंड करता है गेस्ट कितने आ रहे हैं। अब अगर 15 लोग आ रहे होंगे तो 15 लोग में क्या होगा भाई? 200 रुपये में चटमोला थोड़ी लानी है। नहीं समझे? तुम लोगों ने खाई नहीं होगी, पहले चलता था एक पैकेट। खाई है? अरे बेटा बहुत बढ़िया, चलो खैर ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो यशु को इसकी मम्मी ने पैसे दे दिए कि यशु गेस्ट आने वाले हैं, ये ले पैसे और जा कुछ खाने का सामान ले आ। अब यशु ने वो सामान खरीदा। उसने क्या क्या खरीदा? मान लो उसने क्या क्या खरीदा? कुछ रसगुल्ले खरीदे, शाही पनीर, फ्रूटी, कुछ बिस्किट खरीदे, एक बटर खरीदा, ये सामान उसने खरीदा। हाँ नहीं बेटे, ये 5 आइटम लो, इतना तो चाहिए भी, ठीक है, जो भी लाया ये सामान लेके आया। अच्छा वहाँ पर इसे इसका एक दोस्त मिल गया। उसी शॉप पे अचानक से उसके फ्रेंड ने यशु को साथ में कुछ और आइटम खिला दिया। उसके पैसे यशु ने नहीं दिए, उसके पैसे यशु के फ्रेंड ने दिए। फिर उसके फ्रेंड ने उसको घर तक ड्रॉप भी किया, ये पैदल गया था, समझ आइए? हाँ तो उसको उसके फ्रेंड ने एक ट्रीट दी और उसको बाइक पे ड्रॉप भी करके गया। अच्छा ये घर आया, इसने देखो ज़रा कितना पैसा खर्च किया है, टोटल देखना ज़रा, 600 रुपये खर्च कर दिए उसने, और उसको मिले कितने थे? ठीक है, ये घर आया, इसकी मम्मी ने पूछा यशु पैसे दे। उन्होंने ये नहीं बोला पहले सामान दे, उन्होंने बोला पहले पैसे दे। इसने कितने पैसे दिए? 400 रुपये दिए और बोला मम्मी ये लो पैकेट। कहती है इसमें क्या है? उसने बोला इसके अंदर ये वाला सामान है। उन्होंने बोला मुझे हिसाब तो दे, कौन सा सामान कितने का है? मान लो ये वहाँ से बिल लेके नहीं आया, हालांकि ये बिल ला सकता था, बिल में सब कुछ लिखा होता। अब सोचो ये बिल लेके नहीं आया, अब क्या करूँ? अब इसको खुद बनाना पड़ेगा, अब इसको खुद एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। क्या? कौन सा सामान कितने का है? अब ये रिपोर्ट बना के क्या करेगा? मम्मी को दे देगा, खेल खत्म। कहानी समझ आ रही है? अब सुनना जरा इसके अंदर। अकाउंटिंग जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड, हर शब्द का कलर मैंने जान के अलग किया क्योंकि हर शब्द का एक अपना मीनिंग होता है। सुनो, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज टू हेल्प देम इन टेकिंग, ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को समझो जरा। सबसे पहले यशु ने आइडेंटिफाई किया होगा, क्या ये सारे ट्रांजैक्शन हैं? देखो जरा, आई हैव टू आइडेंटिफाई वेयर आई हैव, देखो जरा, रसगुल्ले में खर्चा हुआ, शाही पनीर में खर्चा हुआ, फ्रूटी, कुकीज, बटर, छोले भटूरे और जो फ्रेंड छोड़ के गया, ये सारे ट्रांजैक्शन हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया है। अब सुनो अगला स्टेप, आइडेंटिफाई के बाद अगला स्टेप क्या है? मेजरिंग। आई हैव टू मेजर द अमाउंट स्पेंड, कि किसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है। इनके ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ, इसका अपना पैसा थोड़ी लगा है, हाँ या ना? अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। तो यशु को क्या करना पड़ेगा? एक नोट पैड पे, अभी मैंने बनाया था ना, एक रिपोर्ट बनाई थी, तो यशु को ये वाली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसे हम क्या कहेंगे? रिकॉर्डिंग करना। और फिर होता है क्या? समराइजिंग। समराइजिंग मतलब आप जानते हैं ना, समराइजिंग मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में करके बता देना, समरी करना, ठीक है। उसके बाद यशु ने ये रिपोर्ट किसको दी थी? यशु ने ये रिपोर्ट किसको दी थी? उसे बोलते हैं क्या?
कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेटिंग, वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करना। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उसकी मदर क्या चाहती थी, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये सारी नहीं है, ये मनी की टर्म में मेजर हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकता है, पर इन्हें मनी की टर्म में यशु मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर उसने खुद खर्च नहीं किया है। आगे चलो, इंटरेस्टेड पार्टी यहाँ पर कौन है, यशु की मदर। बात समझ आई है? एक एक शब्द का एक मीनिंग है, क्या आप इन्हें कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप पूरी लाइन को पढ़ना जरा एक बार में। समझ आया है? अच्छा, ये एग्जाम्पल तो मैंने यशु का लिया, अब ज़रा इसी को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये वाला स्टेप पता है क्या होता है बेसिकली? ये जर्नल होता है और इसी के साथ में एक स्टेप और आता है क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के अंदर ही है बेसिकली क्या, क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग का काम किसके अंदर होता है? इसके अंदर हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल कैटेगरीज में सारे लेजर्स को क्लासीफाई कर देते हैं। अगला स्टेप क्या आता है? तो समराइजिंग मतलब कौन से अकाउंट? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब ये जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं इन्हें इंटरेस्टेड पार्टीज को भेज देना। समझ आ रहा है? एक एक स्टेप आपका कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो क्या मैं मान के चलूं आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए अगला पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, फीचर्स कहो या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, तुम में से किस किस ने माधुरी दीक्षित को देखा है? माधुरी दीक्षित? हाँ टीवी पे सही, मैंने कौन सा सामने से देखा है भाई? 3 बच्चों ने देखा है, 4 5, क्यों भाई बाकियों ने पिक्चर ही नहीं देखी उनकी? माधुरी दीक्षित को नहीं देखा तुमने? सर दिखा दो। सच में नहीं देखा? आज घर जाके सर्च करना हु इज माधुरी दीक्षित, गूगल में से थप्पड़ निकलेगा बाहर, नालायक। सुनो, अच्छा खैर, जिन्होंने माधुरी दीक्षित को देखा है क्या वो मुझे बता सकते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में थोड़ा सा हुलिया? चलो छोड़ो, अमिताभ बच्चन देखा है? सबने देखा होगा, और किसी ने नहीं देखा तो भारत छोड़ दो आज ही। उनके हुलिया बना सकता है कोई? मुझे बता दो। चश्मा पहनते हैं, चलो ठीक है, ये लो चश्मा पहनते हैं, अरे एक एक करके, हाँ ठीक है, और दाढ़ी आ रखी है, ठीक है, और हाँ वो दाढ़ी मूंछ, हाँ ठीक है, दोनों बन गया। और बाल कैसे हैं? बाल कैसे हैं उनके? बाल थोड़े सफ़ेद हैं, थोड़े सिंपल से रहते हैं। हाँ, हाइट लंबी, ये पता है तुम्हें, ठीक है, उनकी हाइट ज़्यादा है और आवाज़ थोड़ी भारी है। बेसिकली क्या ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और में मौजूद हैं? नहीं। सेम कैसे मौजूद होंगी? फिर तो वो भी अमिताभ बच्चन बन जाएगा ना। हाँ या ना? इनको बोलना आता है भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मतलब एक तरीका है उनका, है कि नहीं बोलने का? तो ये जो बेसिकली मैं सारी आपको बातें बता रहा हूँ, ये क्या है? ये सब वो बातें हैं जहाँ पर मुझे ये सारी बातें मिल गई, वहाँ अमिताभ बच्चन मेरे सामने होंगे। हाँ या ना? अगर इनमें से एक भी पॉइंट गायब है तो मेरे सामने जो व्यक्ति है वो अमिताभ बच्चन नहीं है। हाँ या ना? सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाँ या ना? हाँ, तो बेसिकली हमारा भी टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या खासियत है जिससे ये पता चलता है हाँ यही तो अकाउंटिंग है। क्या खासियत है ऐसी?
अकाउंटिंग के बारे में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम किसी को समझाओ। अब मान लो तुम यहाँ से घर जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा एक फ्रेंड मिल गया नॉन मेडिकल वाला, वो तुमसे पूछ रहा है कहाँ से आ रहा है, तुमने बोला मैं अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ के आ रहा हूँ। उसने पूछा तुमसे अकाउंट्स क्या होता है, तो कुछ तो बोलोगे, अबे कुछ तो बोलोगे, क्या कहोगे? हाँ, जिसमें हिसाब मेंटेन होता है। हाँ, और हाँ ठीक है, और किसी के पास शब्द नहीं है? प्रॉफिट पता चल जाता है इससे बिजनेस का। अबे बिल्कुल सही जा रहे हो, यही सब बातें जैसे ही वो सुनेगा उसके दिमाग में इमेज आ जाएगी, अच्छा ये होता है अकाउंट्स। तो आपको ऐसी बातें इसके अंदर करनी है जिससे पता चले यही तो अकाउंट्स होती है। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। लो जी, क्या तुम जानते नहीं उसके बारे में? अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है? क्या ये अकाउंटिंग की एक विशेषता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? ये उसकी एक विशेषता है। और ट्रांजैक्शंस के बाद हम लेजर्स को क्लासिफाई करते हैं, ये भी उसकी एक विशेषता है। ये किसके अंदर होती है? जर्नल के अंदर, या और ये किसके अंदर होता है? लेजर के अंदर होता है। उसके बाद जब हमारा साल खत्म हो जाता है तो हम ईयर एंड पर समराइज करते हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाकर करते हैं ना। उसके बाद हम जो हम बनाते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, लोगों को भेज देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन टू वेरियस पार्टीज। ये सारी विशेषताएं किसके अंदर हैं? अकाउंटिंग के अंदर है। अभी सुन लेना, अभी मैंने बस ये बताई, ये बताई, ये बताई, ये बताई। अब सुनो, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्या इसके अंदर सब लिखे जाते हैं? सब नहीं लिखे जाते हैं। आज तक आपने जितना भी सीखा पिछले 2 महीने में, अभी तक आपको यही बताया गया था कि सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखे जाते हैं। नहीं, ट्रांजैक्शन के लिए चेक करने के लिए कि ये इसके अंदर रिकॉर्ड होगा या नहीं, आपको 2 पॉइंट और आपकी चेक करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन है क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। फाइनेंशियल नेचर मतलब रिलेटेड टू मनी है या नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने किसी को माल बेचा, रिकॉर्ड होगा या नहीं? होगा। मैंने किसी से माल खरीदा, रिकॉर्ड होगा कि नहीं? होगा। ठीक है ना। मान लो मेरे बिजनेस में एक कस्टमर आया, माल खरीदने आया है वो, उसने आके मेरे को बोला हाय हाउ आर यू। मैंने बोला आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। उन्होंने बोला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी जर्नल एंट्री डलेगी क्या? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं है। हालांकि ये भी डबल साइडेड है, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा, डबल साइडेड है, पर ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे एक एम्प्लॉय ने मेरे दूसरे एम्प्लॉय के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, रिकॉर्ड कर लूं? बोलो, इज्जत चली गई, इज्जत आ गई, हाँ रिकॉर्ड थोड़ी होगा, ये नहीं होगा ना। तो बेटे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब मान लो आपको पता चल गया कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं है तो रिकॉर्ड। अगला पॉइंट, हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है क्या हम उसकी वैल्यू मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। मतलब कोई समझाएगा? बताओ। मैं कह रहा हूं मान लो मैंने अपने बिजनेस में 5 AC खरीदे, रिकॉर्ड होगा कि नहीं? कितने लोग कह रहे रिकॉर्ड होगा? कोई ऐसा जो ये कह रहा हो कि रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं होगा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड होगा सबके हिसाब से? नहीं होगा ये रिकॉर्ड। आपने लाइन सुनी नहीं, मैंने बोला मैंने 5 AC खरीदे, कितने के खरीदे ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं समझे? तो मैंने 5 AC 5 लाख रुपए के खरीदे, अब रिकॉर्ड होगा। नहीं समझे? देखो
मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, मेरे 2 एम्प्लॉयज़ का झगड़ा हो गया, रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ मैंने 5 AC खरीदे, रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? होगा। अब मुझे यहाँ जाके चेक करना पड़ेगा दूसरा पॉइंट कि क्या उसकी वैल्यू मुझे पता है। अगर उसकी वैल्यू मुझे पता है तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए चला जाऊँगा। मतलब अभी तक आप ये पढ़ते थे, अब इससे पहले आपको 2 स्टेप और चलने पड़ेंगे। इसीलिए 2 स्टेप आपके ये भी क्या हैं? दीज आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी क्या रह गया? ये क्या है? मुझे जरा वो देना, थर्ड पार्ट 12th का। हाँ जी, एनी आइडिया व्हाट इज दिस? वो नहीं है, दूसरी। हाँ बोलो बेटे, किसी को पता है ये? इसका मतलब क्या होता है? समझना और समझाना। व्हाट इज दिस? अब तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें यहाँ सामने खड़े होके अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ खुद समझ रहा हूँ या तुम्हें समझा रहा हूँ? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं ये वाला, अबे पर ये करने से पहले मैंने ये भी तो किया होगा, या मैं सीधा तुम्हें पढ़ाने के लिए आ गया? पैदा हुए और यहीं पे अच्छा चलो चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, वाह। अबे किसी को समझाने से पहले खुद भी तो समझना पड़ता है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ये जो थियोरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी थियोरी बुक में भी है, पर बुक में उन्होंने अपने हिसाब से दे रखी है, मैंने अपने हिसाब से पहले इसे अरेंज किया। नहीं समझे मेरी बात? मैंने इसे अपने हिसाब से क्या किया है? एनालाइज किया। एनालाइज मतलब समझा। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? तुम सबको समझा रहा हूं। पल्ले पड़ रही है बात? सुनो जरा, अभी आप लोगों को क्या लगता है सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? फिर उसके बाद जर्नल, उसके बाद तो क्या यहाँ खेल खत्म हो जाता है? नहीं रे, इसके बाद तो खेल शुरू होता है। मतलब पता ही नहीं क्या बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे इसके बाद और भी कुछ बनता है, क्या क्या रायता फैलता है मैं समझाता हूँ। इसके बाद एक बॉक्स में और बनती है, उन्हें बोलते हैं हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद एक और टाइप की बनती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद और भी कुछ बनता है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके बाद और भी कुछ बनता है, उन्हें बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। समझ आ रही है? तो खाली इससे काम नहीं चलता, इसके बाद हमें खुद भी तो समझना है। अबे हाँ या ना? इसको देख के ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, इसको समझने के लिए हम पहले खुद क्या बनाते हैं। ये चारों चीजें पता है आप कहाँ सीखेंगे? 12th में। 12th में 3 बुक्स हैं, ये 3rd बुक है हमारी। क्या नाम है अगर आपको नजर आ रहा हो तो? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल। तो ये वाला पार्ट है, इसे करके यानी इसके बेस पर ये चीजें बनाकर हम पहले सारी इंफॉर्मेशन को खुद समझते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं और वो कंक्लूजन लिख देते हैं इनके यहीं पर साथ में, ताकि लोग ढंग से चीजों को समझ सकें। पल्ले पड़ी है बात? हाँ। और इसके बाद ये वाला स्टेप तो ये है, फिर जब तक हम ये नहीं कर लेंगे तब तक हम लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। देखो बोल दो, नहीं तो मैं कुछ फेंक के मार दूंगा। समझ आया है? ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? और खबरदार किसी ने ये कहा कि आपने तो 4 ही बताए थे 5वां आ गया। ये एक हिंट है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई डाउट है इनमें से किसी क्वेश्चन में? सेकेंड वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन? इसके बारे में कह रहा है, खाली इसके बारे में पूछ रहा है।
इसका मीनिंग लिखना है आपको कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू हम रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया में हैं तो हम रुपीज़ में देखेंगे, बाकी डिपेंड करेगा कि हम किस कंट्री में, हाँ या ना। अभी फ़िलहाल हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, पर ज़रूरी थोड़ी है कल को तुम जॉब यहीं करोगे। अबे हाँ या ना। चलो आगे बढ़ें। अगला पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। ये होता क्या है? आर्ट का मतलब क्या है? वाह, जबरदस्त था, कला। हाँ जी, ड्राइंग। अच्छा, तो तुम्हें लगता है आर्ट का मतलब ड्राइंग है? हाँ एक ही बात है, कला को ड्राइंग ही कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने वो देखा है जो कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्या वो आर्ट नहीं है? घर में रोटी बनाने वाले, वो आर्ट नहीं है? हाँ या ना? और वो जो शहद लगता है ना ऊपर पेड़ों में, उसे निकालना आर्ट नहीं है? तो फिर आर्ट हम लोगों को सिर्फ इतना ही लगता है, वो जो पेन और वो स्केच लेके जो लोग लगे रहते हैं, सिर्फ उतने तक नहीं है आर्ट का मतलब। ठीक है ना, समझो ज़रा टॉपिक क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। अरे वो तो हम देख लेंगे कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक, पर पहले ये तो जान लो कि आर्ट है क्या और साइंस क्या होती है, तभी तो कहोगे हाँ या ना। सुनो, आर्ट, द टर्म आर्ट मीन्स वेरियस रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड स्टडी ऑफ these activities but most often misused or misunderstood to refer to painting, film और मतलब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भैया आर्ट का मतलब या तो पेंटिंग है या फिल्म है या फोटोग्राफी। ऐसा नहीं है। आर्ट इज यूजिंग द स्किल्स और टेक्निक ऑफ एनी फील्ड, किसी भी फील्ड का हो सकता है वो काम। Like art can be learnt by practice, not by mere, मतलब अगर आपको एक अच्छा पेंटर भी बनना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पेंटर खाली कहने से थोड़ी बन जाओगे तुम। अच्छा पेंटर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए भी खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब कॉपी बन लेके, प्रैक्टिस का मतलब आपको जब जॉब पे आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे रोज रोज नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, उन प्रॉब्लम से आप सीखोगे। एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। तो जैसे एक अच्छा आर्टिस्ट प्रैक्टिस करके अच्छा बनता है, वैसे ही एक अच्छा अकाउंटेंट भी प्रैक्टिस करके ही अच्छा बनता है। हाँ या ना? आगे सुनो जरा। ऑल आर्टिस्ट आर नॉट, होते हैं क्या? वैसे ही सारे अकाउंटेंट भी अच्छे नहीं होते। लाइक एन आर्टिस्ट कैन गिव डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स टू इट्स बाय यूजिंग हिज क्रिएटिविटी। सिमिलरली देयर इज मच रूम फॉर जजमेंट एंड क्रिएटिविटी इन अकाउंटिंग। इसीलिए बोला जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, क्योंकि जो इसके फीचर हैं वो सारे फीचर इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। समझ आ रही है? अब मुझे ये बताओ, क्या अकाउंटिंग एक साइंस भी है? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि साइंस होता क्या है। क्या होता है साइंस? विज्ञान। अबे थोड़ा सा तो आगे सोच लो, साइंस होता क्या है? अभी पढ़ के आए हो यार, कितने दिन हुए हैं? साइंस होता क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता? होता है कुछ इलॉजिकल? हर चीज के पीछे लॉजिक है, रीजन होता है, रीजन। तो कहना इसे साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ रूल और रेगुलेशंस पे काम करती है। हाँ या ना? तो आपको भी कुछ साइंस के रूल्स के नाम याद होंगे।
कुछ लॉज आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़ा आपने साइंस में? लॉ ऑफ मोशन, ओके। ग्रेविटी पढ़े हैं ना आप लोगों ने? पढ़े हैं ना? तो ये सारे जो थे ये प्रोवाइड कराते हैं हमें रीजन, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साइंस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो कुछ रूल्स पे डिपेंड करती है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, जो अकाउंट है क्या ये भी कुछ रूल्स पे डिपेंड होती है? यस, वो देखें आप लोगों ने, ये रही, मैंने ये पहले भी दिखाई थी आप लोगों को, याद हो तो। क्या है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो कि एक अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो एक बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस भी है। ठीक है, अभी आप इससे पहले रीड करो एक बार, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी रीड कर लेना। पहले ये रीड करो दोनों चीज़ें। अच्छे से रीड करो। हाँ जी, बताइए। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। आई थिंक आप समझ गए हैं। कहीं कोई डाउट तो नहीं? कुछ भी लर्न नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे। और क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने किस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए ज़रा अगला टॉपिक क्या आएगा? अकाउंटिंग साइकिल कहो या अकाउंटिंग प्रोसेस कहो, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है? बहुत सिंपल है, पता है तुम लोगों को। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद आप देख रहे हैं मैं एक सर्कल बना रहा हूं बेसिकली। सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग P&L, और उस बैलेंस शीट के बेस पर अगले साल ओपनिंग एंट्री डल जाती है। याद करो, तो ये साइकिल ही तो है एक, हाँ या ना? लो जी, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग साइकिल का हो या अकाउंटिंग, सुनिए, अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस विच स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। हालांकि प्रिपरेशन के बाद हमारा ये स्टेप भी इसके अंदर होते हैं, 2 स्टेप होते हैं ना। तो देखो जरा एक बार, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड समझना और समझाना, उसके बाद बस फिर ये चलता रहता है। और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है देखो,
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये पूरा लिख सकते हैं और उसके बाद आप ये चार्ट बना के दे सकते हैं। सच बताओ, क्या थियोरी अनजानी लग रही है? लग रहा है ना सारा जाना पहचाना? ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा आने वाले हर चैप्टर के अंदर। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन पढ़ लिए? चलिए ज़रा अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये समझ ही नहीं आता कि कह क्या रहा है ये पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या है? हिंदी में ये मत बोलना अकाउंटिंग के उद्देश्य। क्या कोई ये पॉइंट समझा सकता है? इतना ही खाली इसका मीनिंग समझा दे बस। हाँ जी, अकाउंटिंग से क्या ऑब्टेन होता है? ठीक है, चलो ज़रा हम पहले ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना? सोचो, मैंने एक ये छोटी सी दुकान खोली है, ठीक है, ये लो छत ही नहीं है इसकी, हाँ घर ज़्यादा लग रहा है, दुकान कम लग रही है, ठीक है, खैर क्या करें, थोड़ा सामान रख देते हैं। अब ऐसा लग रहा है मक्खियाँ बैठी, अरे दिवाली की लाइटें हैं ये, ठीक है। अब सुनो, अच्छा मैंने ये दुकान खोल ली, ठीक है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ रहा है, माल भी मैं खरीद के ला रहा हूँ, माल भी मैं बेच रहा हूँ, माल को रखता भी मैं ही हूँ, रैक्स में रखना पड़ता है ना, कस्टमर आता है उसको प्रेजेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, और तो और सुबह का झाड़ू पोछा भी, ठीक है ना। पर गड़बड़े हो जाती हैं, जब इतने सारे काम को मैं खुद संभालूंगा तो गड़बड़े हो जाती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं? झाड़ू पोछे के लिए तो मैं चलो ठीक है एक मेड रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खेल खत्म। और हिसाब किताब के लिए वो भी खुद ही कर रहा हूं मैं भी, तो हिसाब किताब के लिए मैं यहाँ पर किसे बिठाऊंगा? मैंने यहाँ पर अकाउंटेंट बिठा दिया। अब मुझे ये बता दो, बेसिकली इस अकाउंटेंट को मैं यहाँ रख क्यों रहा हूँ? अकाउंटिंग के लिए तो रख रहा हूँ, हाँ या ना? तो इसको मुझे जॉब पर रखने से क्या ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इसके पीछे? बोलो। अबे खाली एक ही लाइन, हिसाब किताब रखने के लिए, बस ये तो एक ही काम था बस। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रहेंगे, प्रॉफिट और लॉस का पता चलता रहेगा, और हाँ जी सॉरी एरर्स कम होंगे, बिल्कुल ठीक है, गलतियां कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, और सामान का पता रहेगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा प्रॉफिट जो तुम कह रहे हो वो तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से पता चलता है, बैलेंस शीट से पता है क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि हम कहाँ खड़े हैं। अबे हाँ या ना? जब तुम लोगों की क्लास में रिजल्ट आता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो तुम लोग यही तो कहते हो, सर मेरी क्या पोजीशन है, क्या मैंने कुछ ठीक किया है? पोजीशन का मतलब वेयर डू आई स्टैंड। वैसे ही बैलेंस शीट भी क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ईयर के एंड पे थर्ड आइटम बनाया जाता है ट्रेडिंग P&L के नीचे। तो हमारा और क्या पर्पस है? प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए तो हम अकाउंटेंट रखते हैं। तो समझो ज़रा पॉइंट को, पढ़ो, सारे पता है तुम्हें। ऑब्जेक्टिव, इस ये अकाउंटिंग हमारा ये वाला पर्पस कहाँ पूरा होता है? ये वाला पर्पस हमारा इन दोनों के अंदर पूरा हो जाता है, जर्नल और हाँ, और ये वाला पर्पस कहाँ पूरा होता है? ट्रेडिंग और P&L में। और ये वाला पर्पस कहाँ पूरा होता है? बैलेंस शीट में। अब तुम देखो इसके साथ ये वाला कनेक्टेड है, ये कहाँ से पता चलता है? अबे ओ, इससे तुम्हें क्या पता चलता है?
ग्रॉस प्रॉफिट, इससे और तो और सुनो, इन दोनों से प्रॉफिट तो पता चलता ही है, इन दोनों से ये भी पता चलता है कि जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके रीजन क्या है। रीजन सोचो तुम्हें यहां पर प्रॉफिट कम हुआ है, अब प्रॉफिट कम होने का रीजन क्या होता है, या तो इनकम कम है या फिर खर्चे ज्यादा है, तो पता चल तो रहा है रीजन, समझ रहे हो। तो इन दोनों से प्रॉफिट और लॉस भी पता चलता है और प्रॉफिट और लॉस के रीजन भी पता चलते हैं। इससे क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, और इसी के साथ ये वाला कनेक्टेड है, टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम, मतलब आपने एक साल के कंपैरिजन में दूसरे साल में कितना अच्छा या कितना बुरा किया है परफॉर्म, वो भी हमें इनसे पता चलता है। और पढ़ो, टू प्रिवेंट और डिटेक्ट, ये भी बोला भी था किसी ने, बोला था ना, ये वही लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझो। प्रिवेंट का मतलब, हाँ जी, रोकना, और डिटेक्ट का मतलब ढूंढना। ये बेसिकली अगर हमने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है तो अकाउंटेंट के होने से फ्रॉड यानी कि धोखा और गलतियां, ये दोनों चीजें हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हम उन्हें रोक लें। अगर वो दोनों गलतियां हो, ये दोनों चीजें हो भी गई तो हम उन्हें ढूंढ भी सकते हैं, अगर हमने अकाउंटेंट रखा हुआ है तो। समझ आया। अगला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम अकाउंटेंट नहीं रखोगे, अगर तुम अकाउंटेंट नहीं रखोगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लोगों को इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाओगे। समझे। पढ़ो एक बार सारे। चलें, आइए जरा। अगला मुद्दा क्या है, फंक्शंस ऑफ, अब जरा कोई ये भी समझा दो, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग करती क्या है, एग्जैक्टली अकाउंटिंग करती क्या है। पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है, सोसाइटी में कंट्रोल बना के रखती है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखती है, वरना लोग एक दूसरे के साथ जाने क्या क्या कर डालेंगे। बड़ी साफ सीधी बात है। अभी पड़ोसी के घर के आगे अपने घर का कूड़ा डालने में भी आदमी पहले सोचता है, हाँ या ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर होता है। पता लगा शाम को पड़ोसी बाहर निकला खाना खा के, तुम भी निकले, चाकू घोंप दिया पेट के अंदर। अभी हम ऐसा नहीं करते ना, पर अगर पुलिस नहीं होती तो क्या ये सिस्टम होता, लोगों के मन से डर खत्म होता, हाँ या ना। तो ये सब क्या है, ये है पुलिस के फंक्शन। वैसे ही अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, इसके क्या फंक्शन है, बहुत इजी है। टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और ये कहाँ मेंटेन होते हैं, जर्नल और लेजर के अंदर। और अकाउंटिंग हमारी और क्या हेल्प करती है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि ये हम लोगों को भेज पाएँ, अकाउंटिंग हमारी इसमें भी हेल्प करती है। और प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस है, अकाउंटिंग हमारी इसमें भी हेल्प करेगी क्या, बोलो। सोचो ये मेरे बिजनेस का जर्नल है और ये मेरे बिजनेस का लेजर है, समझ रहे मेरी बात को। अगर मैंने इसके अंदर ये ही नहीं लिखा हुआ कि मेरे पास कितनी कुर्सियां हैं, और कल को 2-4 कुर्सियां चोरी भी हो जाएं, तो क्या मुझे पता होगा। अगर इसके अंदर मैंने लिखा है कि 50 कुर्सियां हैं,
कल को अगर मुझे लगा यार कुछ कम लग रही है यार, देखो तो सही गिन के, मैंने गिन के देखा 48, पर इसके अंदर लिखा तो होना चाहिए ना कि 50 थी, तभी तो मैं कहूँगा 2 कम है, पता लगा मेरे को याद ही नहीं है। तो अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है हमारी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में। इसे 2 मिनट रोको, नीचे आओ। कंप्लायंस ऑफ, ये क्या है? कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। हर बिजनेस की कुछ लीगल ज़रूरतें होती हैं, हर बिजनेस की होती हैं। जैसे कि लोन, मतलब अगर लोन लो मतलब तुम्हारी चॉइस है। टैक्सेस, हर बिजनेस की कुछ टैक्स की जिम्मेदारियां होती हैं। खाली टैक्स की जिम्मेदारियां होती हैं क्या? बोलो। कल को, अच्छा तुम में से किसी का बिजनेस का प्लान है? भाई कोई प्लान है धरती पे? क्यों आए हो? कोई प्लान नहीं है। ईश्वर ने बस ऐसे टपका दिया, जाओ थोड़ा सा समय बिता के आओ, नीचे लोगों का दिमाग खा के आओ। अरे मैं कह रहा हूँ तुम में से किसी का बिजनेस का प्लान है? किसी का नहीं है। ठीक है, छोड़ो, बात ही खत्म कर दी। सोचो, 2 मिनट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हितेश को कल को एक बिजनेस करना है, तो हितेश की लीगल ज़रूरतें क्या क्या होंगी? लीगल ज़रूरतें क्या क्या होंगी? इसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और जीएसटी पे करना पड़ेगा, और हाँ जी कस्टम ड्यूटी, चलो ले लो, हाँ और अच्छा मान लो हितेश ने एक बिजनेस खोला है जूते बनाने का। तुम लोग नहीं बोले ना तो वही मैं तुम्हें मारने वाला भी हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल जूते का लिया है। सुनो, अच्छा हितेश की फैक्ट्री है एक, ठीक है, उस फैक्ट्री में वो जूते बनते हैं, और एक चिमनी है जिसमें से धुआं निकलता है, ऐसा मान लो ना, और वो काफ़ी गंदा है, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हितेश को उसे कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो लॉ, कानून इसे भी देखता है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है उससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है जो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो, एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, किसी भी तरह का हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो हर बिजनेस की कुछ लीगल ज़रूरतें भी होती हैं। उन लीगल ज़रूरतों को पूरा करने में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। नहीं समझो मेरी बात को? सोचो हितेश ने बिजनेस खोल दिया। अब हितेश को यही नहीं पता उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, क्योंकि उसने अकाउंटिंग नहीं लगाया था, अकाउंटेंट ही नहीं लगाया। अब जब अकाउंटेंट ही नहीं लगाया तो प्रॉफिट नहीं पता लगेगा, हाँ या ना? प्रॉफिट कमाया तो है पर ये नहीं पता कितना कमाया है, तो टैक्स कैसे देगा? तो बोलो, नहीं दे पाएगा ना। तो जो अकाउंटिंग है वो हमें लीगल नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती है। अगला, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? हमारे बिजनेस में कौन सी चीज़ सही हो रही है, कौन सी गलत हो रही है, प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है या सेल्स मैनेजर की गलती है, या किसके पॉइंट पर क्या फॉल्ट हुआ है, ये तभी तो देख पाओगे जब तुम्हें अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे। अगर आपके बिजनेस में सेल कम हो रही है, अगर आपके बिजनेस में सेल कम हो रही है तो कौन जिम्मेदार? सेल्स मैनेजर, हाँ या ना? पता लगा आपने जो माल खरीदा था वो माल महंगा खरीदा है। अब माल महंगा खरीदोगे तो यहाँ पर लिखते हैं ना परचेज यहाँ लिखते हैं। जब तुम ये महंगा खरीदोगे तो प्रॉफिट, तो यहाँ का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? परचेज मैनेजर। तो जिम्मेदारियां ठहराने में, जिम्मेदारियां फिक्स करने में कौन हेल्प करती है? अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है? जरा मुझे ये वाला बताना फिर। ट्रस्टीशिप, व्हाट इज दिस? ट्रस्टीशिप किसी को पता है? सुना ही पहली बार होगा। सुनो, आपको पता है बिजनेस 3 तरह का होता है? कौन कौन से 3 तरह का होता है? ए ने अकेले बिजनेस शुरू किया, ए ने बी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया,
और ए ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, क्या बोलते हैं इन्हें? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, हाँ 2 से लेके 50। और ये तीसरी क्या? वाह, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ये है बिजनेस का तीसरा फॉर्म। इसके अंदर लोगों की कोई संख्या 100। और अगर कोई 102 लोग मिलकर काम करना चाहें तो वो तो जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे, मर जाना चाहिए उनको तो। हाँ, क्या कहा? ओ मैंने कहा 102, 102, 102, 100 में 2 ऊपर। अगर 102 लोगों को काम करना है साथ में मिलके, तो फिर तो वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन तीनों में तो पॉसिबल ही नहीं है। बट बच्चा कह रहा है 100। भाई कंपनी में इनफाइनाइट लोग पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनर। उन्हें हालांकि पार्टनर नहीं बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। समझ आ रही है? अबे ये ध्यान रखना, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें, पता लगा टॉपिक से भटक गए हैं, चला कहाँ थे था। सुनो, इसके अंदर क्या होता है, यही मालिक है, यही संभालता है। इसके अंदर भी ये खुद ही मालिक है और संभालते भी यही हैं। इसके अंदर पता है मालिक कौन होता है? जिन्होंने क्या खरीदा है? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। जिनके पास ये कंपनी के शेयर्स होंगे वो लोग कंपनी के मालिक हैं। तो क्या वो सारे आते हैं रोज ऑफिस? तो फिर कंपनी को चलाएगा कौन? कंपनी को चलाएगा कोई? सोचो, ये वो लोग हैं, इन सब ने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और इन्होंने क्या दिया होगा कंपनी को? पैसा। कंपनी को चलाएगा कौन? कोई तो चाहिए। अबे गधो हो तुम लोग। एक कमेटी बनाई जाती है और प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या ये मालिक हैं? क्या ये मालिक हैं? मालिक तो ये हैं। तो फिर ये कौन है? ये एम्प्लॉई हैं। ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं एक तरह से, इन्हें सैलरी मिलती है काम संभालने के लिए। अब तुम सोचो, कंपनी के मालिक बाहर बैठे हैं, कंपनी को चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ। तो इन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को क्या बोला जाता है? ट्रस्टीशिप। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इन्हें क्या चाहिए? अकाउंटिंग। समझ आ रही मेरी बात? तो ये भी इसका एक फंक्शन है। आगे चला जाए, चलिए आज के लिए इतना ही रखें। बताओ और करना है? कितने टॉपिक रह गए हमारे? 2, 2, 4, 2, 6 और हमने 6 ही कवर कर लिए हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।